नमस्कार साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। तो आप सबका एक बार फिर से एसबीएन एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के साथ और डेली नए नए वीडियो हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, वो आप देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार आप फिर से रिक्वेस्ट है, मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूं और आज भी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ के इतिहास में हमने कल की क्लास में देखा था राणा रायमल के बारे में। राणा रायमल के बाद में हमने पृथ्वीराज और जयमल के बारे में भी पढ़ा था। और आज की क्लास है, जो आज की क्लास में हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। तो राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा को राणा बनने के लिए किन परिस्थितियों से, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किन कठिनाइयों को पार करते हुए जो राणा सांगा है वो मेवाड़ की राजगद्दी तक पहुंचे। तो बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा का शासनकाल देखें तो 1509 से 1528 तक रहता है। ठीक है। तो जो राणा सांगा है, जब बचपन में छोटे थे तो किसी ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो मेवाड़ का अगला राणा होगा वो राणा सांगा। तो ये बात सुनकर उन भाइयों में आपस में, जो पृथ्वीराज थे, जयमल थे और राणा सांगा थे, इन भाइयों में आपस में नोकझोंक होती, छोटी छोटी नोकझोंक से बड़ी नोकझोंक होने लगी धीरे धीरे। तो उसी छोटी उम्र में ये नोकझोंक हो रही थी, उसी समय राणा सांगा की एक आंख चली गई थी। और फिर वहाँ से वो राणा सांगा है वो वहाँ से चले गए, मेवाड़ छोड़कर चले गए और श्रीनगर जो अजमेर में एक स्थान है वहाँ जाकर उन्होंने करमचंद पवार नामक व्यक्ति था, एक डाकू था, उनकी वहाँ शरण ली और वहाँ जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। भाइयों के विवाद के कारण उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया और जो श्रीनगर अजमेर है वहाँ जाकर उन्होंने करमचंद पवार की यहाँ शरण लेकर वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद वापस मेवाड़ पर अधिकार करते हैं, मेवाड़ के राणा बनते हैं। यानी जब राणा रायमल की मृत्यु हो जाती है, राणा रायमल की मृत्यु होने के बाद 1509 में पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो जाती जल्दी, और जयमल है वो भी सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो उसके बाद जो मेवाड़ का राणा बनता है वो राणा सांगा बनता है, जो 1509 ईस्वी में राजा बनता है और 1528 में इनकी भी मृत्यु हुई जाती है। तो इनके पिता थे वो मैंने आपको बता दिया, राणा रायमल थे। और राणा रायमल की जो मृत्यु के बाद है वो मेवाड़ का राजा कौन बनता है? राणा रायमल की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का राजा है वो राणा सांगा बनता है, क्योंकि उन भाइयों की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये राजा बनते हैं, राजा बनने के बाद यानी मेवाड़ के राणा बनने के बाद क्या करते हैं, जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे उस समय। इब्राहिम लोदी, जो लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक है, लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। ठीक है, पहला है बहलोल लोदी और अंतिम है इब्राहिम लोदी। तो जैसे ही मेवाड़ का राणा बनते हैं राणा सांगा, उसी वक्त उनके कुछ समय बाद उन्होंने युद्ध करने शुरू कर दिए थे। जिससे 1517 में, 1509 में बने, उनके कुछ समय बाद ही इब्राहिम लोदी से उन्होंने युद्ध कर लिया था, जो दिल्ली के सुल्तान थे। तो हम बात करते हैं, इन्होंने करमचंद पवार की शरण ली। करमचंद पवार की वहां जाकर क्या ली? शरण ली। भाइयों के विवाद के कारण उन्होंने वहां जाकर शरण ली। बात करते हैं दिल्ली, वहां के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े, जिनका एक तो था खातौली का युद्ध और दूसरा था बाड़ी का युद्ध। खातौली है वो कोटा में पड़ता है, जबकि बाड़ोली है वो है धौलपुर में। 2 युद्ध लड़े, दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। पहला युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। और दूसरा हुआ था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध और खातौली का युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। बात करते हैं इसकी, तो ये हुआ 1517 ईस्वी में और ये हुआ 1518 ईस्वी में, 2 युद्ध। ठीक है, तो 1517 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। खातौली कोटा में है। कहाँ है? कोटा। और बाड़ी है वो कहाँ है? धौलपुर में। ये 2 युद्ध हुए थे राणा सांगा के साथ। इनके साथ में राणा सांगा के साथ में हुए थे। 1517 में खातौली कोटा का युद्ध और 1518 में बाड़ी का युद्ध धौलपुर में। राणा सांगा के साथ किसका हुआ?
इब्राहिम लोदी। इस इन दोनों युद्धों में जो राणा सांगा है वो क्या रहे, ये इन दोनों युद्धों में राणा सांगा है वो क्या रहे, विजय। यानी राणा सांगा की बात करें तो सांगा एक बहुत शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता था। सभी राजपूतों को एकत्रित करने का काम भी राणा सांगा ने किया था। यानी एक महान शासक के रूप में बात करें तो राणा सांगा की कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों युद्धों में खातौली के युद्ध और बाड़ी के युद्ध दोनों में 1717 और 1718 सॉरी 1700 नहीं 1517 और 1518 का जो युद्ध हुआ था खातौली और बाड़ी का युद्ध, इस युद्ध में दोनों में राणा सांगा की विजय हुई। ये युद्ध लड़ने के बाद 18 में 17 में लड़ा, 18 में लड़ा, 2 साल लड़ा, तो उन्होंने बोला क्या होगा 30 साल और लड़ते हैं। तो 30 साल इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, तो ध्यान रखना इन्होंने 30 साल गांगरोन का युद्ध लड़ा। कौन सा, गांगरोन का युद्ध। गांगरोन का युद्ध, गांगरोन कहाँ पड़ता है बच्चों, तो ध्यान रखना गांगरोन है वो झालावाड़ में है। कहाँ है, झालावाड़ में है। कहाँ है, झालावाड़ में है गांगरोन का किला, जो जल दुर्ग भी है। ठीक है, जल दुर्ग है जो झालावाड़ में। गांगरोन का युद्ध, गांगरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो ध्यान रखना गांगरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा के मध्य, और इसके सामने कौन थे, सांगा जी के, सांगा जी के सामने थे वो थे, ध्यान रखना, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड था। ध्यान रखना महमूद खिलजी फर्स्ट था, महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट कौन था, महमूद खिलजी जो था वो राणा कुंभा के समय था। कौन था, राणा कुंभा के समय का हमने बात की, महमूद खिलजी। ठीक है, वो भी मालवा का था और ये भी मालवा का था। ठीक है, तो एक गांगरोन के किले पर अधिकार किसका था, चंदेरी का था। चंदेरी का एक शासक था। चंदेरी का शासक कौन था, चंदेरी का शासक ध्यान रखना बच्चों, चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय था। इसका अधिकार था इस पर, किस पर, गांगरोन पर, और करना चाहता कौन था, महमूद खिलजी चाहता था। महमूद खिलजी ने आक्रमण किया तो मेदिनी राय की सहायता के लिए राणा सांगा ने इस पर आक्रमण किया और महमूद खिलजी से युद्ध किया। ध्यान रखना बच्चों, महमूद खिलजी को इस युद्ध में हराने के बाद महमूद खिलजी को हरिदास चारण ने गिरफ्तार कर लिया था। किसने किया बता दो, हरिदास चारण ने गिरफ्तार कर लिया था। किसने किया, हरिदास चारण ने ये किया। ध्यान रखना हरिदास चारण कौन था, हरिदास चारण, जिन्होंने क्या किया, हरिदास चारण ने इनको गिरफ्तार कर लिया। किनको गिरफ्तार किया, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो राणा सांगा ने हरिदास चारण को क्या दिया, 12 गांव दिए। क्या गांव दिए, 12 गांव। 12 गांव इनको दे दी कि आपने अच्छा कार्य किया है, महमूद खिलजी को गिरफ्तार करके अच्छा कार्य किया है, और अच्छा कार्य करने के लिए हम आपको क्या देते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए हम आपको 12 गांव देते हैं। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद की बात करें तो ये युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने ईडर पर और आक्रमण कर दिया। ईडर पड़ता है गुजरात में, ध्यान रखना कहाँ है, गुजरात में। ईडर कहाँ है, ईडर गुजरात में। तो ईडर की बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने 3 युद्ध लड़ने के बाद ईडर कहाँ है, गुजरात है, गुजरात ईडर। वहां पर कौन था, वहां पर ईडर में ध्यान रखना बहारमल। ठीक है, और एक और था मुजुफरसा, ये गुजरात का था, वो ईडर का था। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों को हराने का काम किसने किया, सांगा ने किया। किसने किया, सांगा ने किया। तो इन दोनों को हराने का काम किसने किया, सांगा ने किया। ध्यान रखना ईडर की लड़ाई हो गई। ईडर के हारने के बाद की बात करें हम, थोड़ी शाही डाल देते हैं मार्कर में। हाँ, तो देखिए ईडर पर विजय प्राप्त करने के बाद देखें तो उस समय उसके बाद जो भारत दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, भारत पर अधिकार हो जाता है, वो मुगल वंश का हो जाता है। मुगल वंश ने भारत में प्रवेश कर लिया है। मुगल वंश 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में प्रवेश कर लिया थी। उसके बाद की बात करें तो सबसे पहले उसके बाद में जो राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ तो वो हुआ बयाना का युद्ध।
यानी इन्होंने अपने जीवन में लड़ने का ही काम को महत्व ज्यादा दिया। किनको? लड़ने, बयाना का युद्ध। हमने कुंभा को पढ़ा था पहले, कुंभा ने भी युद्ध किए थे, पर उन्होंने साहित्य और अपनी जो संस्कृति थी उस संस्कृति पर जोर दिया जाता था। पर इनकी इतनी संस्कृति है वो ज्यादा नहीं है, इन्होंने युद्ध को ज्यादा महत्व दिया, युद्ध इनके बहुत ज्यादा है। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखना 16 फरवरी 1527 को हुआ। कब हुआ? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ। बयाना कहाँ पड़ता है? तो बयाना ध्यान रखना भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में है। ये किन किन के मध्य हुआ? ये दो सेनाओं के मध्य हुआ, विशाल शक्तिशाली सेना। कौन सी शक्तिशाली सेना? एक तो था बाबर। कौन था? बाबर। और दूसरा कौन था? दूसरा राणा सांगाजी। कौन थे? सांगाजी थे। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? ये मेवाड़ से दौड़े दौड़े इधर आए, और ये जो बाबर थे, ये बाबर से दौड़े दौड़े कहाँ आए? बयाना आए। कहाँ आए? बयाना आए। और दोनों के मध्य क्या हुआ? भयानक युद्ध हुआ। क्या हुआ? भयानक युद्ध हुआ। कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ। इस समय की बात करें तो इस समय बयाना पर अधिकार किसका था? तो ध्यान रखना, इस पर अधिकार था, वो था मेहंदी ख्वाजा का। किसका था? मेहंदी ख्वाजा। ध्यान रखना दोस्तों, मेहंदी ख्वाजा का अधिकार था। क्या था? मेहंदी ख्वाजा का अधिकार था। किसके ऊपर अधिकार था? तो ध्यान रखना, बयाना के ऊपर अधिकार था। किसके ऊपर? बयाना के ऊपर इसका अधिकार था। ध्यान रखना, इस युद्ध में जो बाबर का सेनापति था वो कौन था? तो सुल्तान मिर्जा था। बाबर का सेनापति कौन था? तो ध्यान रखना, बाबर का सेनापति वो था सुल्तान मिर्जा। कौन था? सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर की क्या होगी? हार हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबर की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद की बात करें तो इस युद्ध में बाबर की हार हो जाती है। यह युद्ध बयाना का युद्ध भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को लड़ेंगे, जिसमें मेहंदी ख्वाजा का अधिकार था बयाना पर बाबर और राणा सांगा का दोनों के मध्य बयाना में युद्ध लड़ा गया। और इसमें जो बाबर का सेनापति था वो सुल्तान मिर्जा था। और इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। यानी इस युद्ध में बाबर को इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि बाबर की सेना है वो युद्ध करने के दोबारा लायक ही नहीं बची। यानी दोबारा युद्ध करने के लिए जब उनको कहा गया तो ये डरने लगे कि उस राणा सांगा से युद्ध करे, उस डाकी से। मतलब इतना खतरनाक राजा था भाई, जैसे वो मतलब मुगल सेना थी, वो मुगल सेना थर-थर कांपने लगी। मुगल सेनाओं के हृदय है वो कांपने लगा कि इस सेना से कौन मुकाबला कर सकता है, इस सेना से हम तो नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने मतलब वापस बाबर ने योजना बनाई कि क्यों ना हम दोबारा से आक्रमण करें। पर उनके जो सैनिक थे उन सैनिकों ने मना कर दिया कि हम उन राक्षस से नहीं लड़ सकते। वो भाई इतना खतरनाक राक्षस है, वो लड़ाई कौन करे? क्योंकि एक आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब लगड़ो आदमी इतना खतरनाक मारा करे। मैं नहीं लड़ा, थार मरना तो जाओ आप, मैं मरना नहीं चाहूँ, मैं तो आज युद्ध त्याग करा। मतलब इस युद्ध में उनके सेनापति थे, उन सेनापतियों ने मना कर दिया कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे। तो यह बात सुनकर बाबर को अच्छा नहीं था। उन्होंने बाबर ने एक योजना बनाई कि क्या किया जाए युद्ध करने के लिए। तो बाबर ने जिहाद का नारा, जिहाद की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा? जिहाद की घोषणा। जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो जिहाद का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, जिहाद का अर्थ होता है धर्म की लड़ाई। क्या होता है? धर्म की लड़ाई। यानी अपने हम लड़ किस रहे? यानी बाबर ने कहा कि अरे मूर्ख हो, मैं लड़ किसके लिए रहा हूं? आपके लिए लड़ रहा हूँ, नहीं अपने धर्म के लिए। तो इस्लाम जो धर्म है अपना, उस इस्लाम धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और आप कह रहे हो हम नहीं लड़ेंगे, तो आप नहीं लड़ोगे, लड़ेंगे कौन? आपको लड़ना पड़ेगा। मैं जिहाद मतलब जिहाद की घोषणा की, धर्म का लड़ाई की संज्ञा दी उसे। तो धर्म की लड़ाई की कहा गया। तो एक बार फिर उनमें जोश उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, और वापस से फिर से युद्ध करने के लिए वो आए। और ध्यान रखना, इस युद्ध जो लड़ा गया, इस युद्ध से पहले जो बाबर था, उस बाबर ने शराब पीनी छोड़ दी। कि मैं आप मतलब अपने सैनिकों को वचन दिया कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। यानी इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति है वो शराब नहीं पिएगा। ठीक है,
तो इसके माने तो बाबर ने ये घोषणा कर दी कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जिहाद की घोषणा कर दी, नमाज हमेशा के लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की। तो इन प्रकार से घोषणा करने के बाद हुसैनी तैयार हुए और दोबारा से राणा सांगा के युद्ध करने के लिए आ गए। किन के मैदानों में? खानवा के मैदानों में। किसके? खानवा। खानवा कहाँ है? खानवा भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध ध्यान रखना 17 मार्च 1527 को हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखना बच्चों, ये 17 मार्च 1527 है। ध्यान रखना, एक वीर विनोद नाम का ग्रंथ है। वीर विनोद, क्या ग्रंथ का नाम है? वीर विनोद। ये ग्रंथ किसने लिखा? ध्यान रखना, ये ग्रंथ वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास ने लिखा। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, श्यामल दास ने यह ग्रंथ लिखा। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी तारीख कितनी बताई गई है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी तारीख है 16 मार्च बताइए। खानवा का युद्ध भरतपुर में लड़ा गया। एक सेना इधर से आई दौड़ी दौड़ी, कौन? किसकी? बाबर की आई। किसकी सेना? बाबर से। और उधर से मेवाड़ की सेना दौड़ी दौड़ी आई। किसके क्षेत्र में? राणा सांगा के। ठीक है, दोनों सेना आई आपस में, कहाँ भिड़ी? खानवा में। कहाँ? खानवा में। और खानवा में भयंकर लड़ाई हुई। और ध्यान रखना, इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुगलक नामा पद्धति की अपनाई, यानी तुगलक नुमा पद्धति, या फिर इस में बाबर ने सर्वप्रथम, भारत में बाबर ने सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। वो इस युद्ध में किया। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की इस युद्ध में हार हो जाती है। और राणा सांगा इस युद्ध में मतलब जीतने के बाद जो बाबर था, बाबर ने जो अपने मुस्लिम व्यापारी थे, उन मुस्लिम व्यापारियों से जो तमगा कर लिया जाता था, वो तमगा कर उनसे हटा दिया गया। और राणा सांगा की इस युद्ध में हार होने के बाद, यानी राणा सांगा है इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। और घायल होने पर राणा सांगा को इस युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है। और जो झाला अज्जा है, झाला अज्जा, वो अपना मतलब मेवाड़ का मुकुट धारण करते हैं और युद्ध करते हैं, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और राणा सांगा को स्थान छोड़, यानी वहां से दूसरी जगह ले जाया जाता है। सांगा को मतलब वहां से यूपी में ले जाया जाता है, और वहां उनके साथियों ने उनको जेल दे दिया। ठीक है, इसकी बात हमने की। इसके बाद की खानवा के युद्ध में जीत किसकी हो जाती है? खानवा के युद्ध में ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में जीत हो जाती है बाबर की। इस युद्ध में जीत होने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि। इस युद्ध में जैसे ही बाबर की जीत होती है, तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है कुफरों का नाश करने वाला, यानी अपने धर्म विरोधियों का नाश करने वाला जो शासक था, उन शासकों के बारे में प्रयुक्त हुआ। तो इस युद्ध में बात करें, तो इस युद्ध से पहले राणा सांगा की हम बात करें, तो राणा सांगा ने जो मेवाड़ राजपुताने के जितने भी राजा थे, उन राजाओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा करने का काम किया। वो किसने किया है? यानी एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है, वो राणा सांगा ने किया। यानी सभी राजाओं को एक ही झंडे, एक ही ध्वज के नीचे लाने का श्रेय किसको जाता है? वो राणा सांगा को जाता है। ध्यान रखना, यानी सभी राजाओं को एक झंडे के नीचे लाने का श्रेय राणा सांगा को जाता है। और इस प्रथा को पाती पर्वन प्रथा के नाम से जानते हैं। तो इन राणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आए थे, उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें सहायता की थी, वो की थी जयपुर या आमेर के पृथ्वीराज ने, आमेर का था वो पृथ्वीराज। मारवाड़ के कौन थे? तो ध्यान रखना, मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र थे, मालदेव। कौन थे? राव गंगा के पुत्र मालदेव थे।
3 नंबर बात करें बीकानेर, तो बीकानेर के कौन थे? बीकानेर के राव कल्याणमल थे। कौन थे? राव कल्याणमल। ये किसके पुत्र थे? ये जेतसी के पुत्र थे। ये राव गंगा के पुत्र थे, ध्यान रखना। आमेर के कौन थे? पृथ्वीराज। मारवाड़ के मालदेव। बीकानेर के राव कल्याणमल। और मेड़ता के थे वो वीरमदेव। मेड़ता के कौन थे? मेड़ता के वीरमदेव। और सिरोही के थे वो अखीराज चौहान थे। कौन थे? सिरोही। सिरोही के अखीराज चौहान थे। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर, जिसने चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के युद्ध में सॉरी नहीं, जो युद्ध हुआ गांगरोन के युद्ध में चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी राय। कौन थे? चंदेरी। चंदेरी के मेदिनी राय ने भी इनका सहयोग किया। किन्होंने? मेदिनी राय ने। और 7 नंबर हम बात करते हैं ईडर का जो बारमल था। ईडर के बारमल को हराया भी था, फिर भी इन्होंने सहायता की थी। ईडर का जो बारमल था, बारमल भी इनके सहयोग में आ गए। और 8 नंबर हम बात करते हैं तो वागड़ प्रदेश के जो राजा थे उदयसिंह। वागड़ है डूंगरपुर में है। कहाँ है? वागड़ है डूंगरपुर। वागड़ डूंगरपुर प्रदेश को बोलते हैं। वागड़ के जो उदयसिंह थे वो भी इनके सहयोग में आए थे। कौन कौन से? ये लिखो एक बार। आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के राव कल्याणमल, मेड़ता के वीरमदेव, सिरोही के अखीराज चौहान, चंदेरी की मेदिनी राय, ईडर के बारमल और बागड़ के उदयसिंह सिंह थे। ये एक बार लिखो, और भी थे जिनकी हम बात करते हैं आगे। हाँ देखो, इसके अलावा कौन कौन थे? तो इसके अलावा हम देखते हैं एक देवलिया के थे, एक सादरी और एक सलुम्बर के जो रावत थे वो भी थे। यानी देवलिया के, देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है। उनके वहां के शासक कौन थे? तो ध्यान रखना, वहां का शासक था बाघ सिंह। कौन था? बाघ सिंह। बाघ सिंह के बारे में हम आगे और बात करेंगे। कब? कि रानी कर्णावर्ती जब जोर करती है उस समय बाघ सिंह ने केसरिया करेंगे, उसकी बात उस समय हम बात करेंगे। तो देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह। बात करते हैं झाला अज्जा। बात करते हैं रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत कहाँ के थे? ये सलूम्बर के थे। कहाँ के थे? सलूम्बर के थे। सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत थे। और जो झाला अज्जा थे वो थे सादरी चित्तौड़गढ़। कहाँ के? सादरी चित्तौड़गढ़ के थे। यानी ये देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, सादरी चित्तौड़ झाला अज्जा, सलूम्बर के थे वो रतन सिंह चुंडावत थे। और मेवात एक क्षेत्र था, उसके और जो सुल्तान थे वो भी शामिल थे। मेवात अलवर को बोलते हैं वैसे। मेवात के कौन थे? मेवात के वैसे बात करें तो हसन खान सूरी थे। हसन खान मेवाती, सॉरी सूरी नहीं, हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ये भी सहायता करने के लिए आए थे, मुख्य थे। इसके बाद बात करें तो महमूद लोदी भी इनके सहयोग में था। कौन था? महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था? तो ध्यान रखना, ये इब्राहिम लोदी का भाई था। कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी का भाई था जो पंजाब का शासक था। इब्राहिम लोदी का भाई जो पंजाब का शासक था, इन्होंने भी इनकी सहायता की। ये जितने मैंने राजाओं के नाम लिखे हैं किस क्षेत्र के थे, इन सभी ने जो खानवा का युद्ध हुआ उन खानवा के युद्ध में सहयोग दिया। और खानवा के युद्ध में इन सहयोग देने के बावजूद भी जब राणा सांगा की हार हो जाती है, क्या कारण रहे वो हम कल की क्लास में देखेंगे कि राणा सांगा वो खानवा के युद्ध में किस कारण हारे थे, क्या कारण रहे जिसके कारण उनकी हार हुई। और आज हम देखते हैं राणा सांगा जो खानवा के युद्ध था, खानवा के युद्ध में लड़ाई होने के बाद जब घायल हो जाते हैं, तो घायल होने के कारण जो झाला अज्जा थे, जो कहाँ के शासक
सादरी चित्तौड़ के जो झाला अज्जा थे, उन झाला अज्जा ने युद्ध किया, यानी उसका नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व अपने कंधों पर ले लिया। और इस युद्ध में जो बाबर है वो बाबर जीत गया, और बाबर जीतने के बाद मैंने आपको बताया था कि गाजी की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद क्या होता है कि घायल हो जाता है, तो घायल होने के बाद राणा सांगा का बसवा दौसा में इलाज करवाया जाता है, दौसा में उसका इलाज करवाया जाता है। और बाद में इनको ये उत्तर प्रदेश इरीच नामक स्थान है, इरीच उत्तर प्रदेश, कौन सा, इरीच यूपी में एक क्षेत्र है जहाँ पर इरीच यूपी में इनके साथियों द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है। इनकी दोबारा से ये कहते हैं कि मैं नहीं, जब इनको होश आता तो ये दोबारा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं बाबर से युद्ध करूंगा। जब उनको मुगल को जब तक मैं हरा ना दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने वापस युद्ध करने की योजना बनाई, तो उनके साथियों ने इरीच नामक यूपी में उनको जहर दे दिया, और जहर देने के बाद काल की यूपी में स्थान है जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, काल की यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनको मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है जहाँ इनकी छतरी बनी है। कहाँ, मांडलगढ़, कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी है, भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम खानवा के युद्ध के हारने के क्या कारण थे वो कारण देखेंगे, और राणा सांगा की क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां रही, थोड़ी बहुत उन उपलब्धियों के बारे में देखेंगे, क्या उपाधियां थी इनके पास, उपाधियों के बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि जिन्होंने भी एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार इस चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।